हेलो एस्पिरेंट्स, मैं आशुतोष आपके सपनों का सारथी स्वागत करता हूं सिद्धांत आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, मैं जानता हूं आपके स्टैटिक जीएस की तैयारी बहुत स्पीड से चल रही होगी, लेकिन जो मेन पंगा फंस रहा होगा वो होगा करंट अफेयर्स का, और उसमें भी यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स का। देखो बच्चों, जो आपने अभी ट्रेंडिंग पैटर्न देखा होगा पास्ट फ्यू इयर्स एग्जाम्स का, उसमें आपने ये देख लिया होगा कि वन लाइनर जीएस या वन लाइनर आपकी करंट अफेयर्स पढ़कर कोई अला भला नहीं होने वाला आपका। ठीक है। अब जो पेपर की डिमांड है वो है डिटेल करंट अफेयर्स की। अब आप देख रहे होगे ना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए आपको वन लाइनर वाली जो आदत है वो छोड़नी पड़ेगी। और आपकी इसी समस्या को हल करने के लिए मैं अपनी एक करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर के आया हूँ। ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे भाई जनवरी से अप्रैल तक की करंट अफेयर्स, और वीडियो अगर लंबा हुआ तो इसी वीडियो को हम 2 पार्ट्स में करेंगे, और इससे पहले की भी करंट अफेयर्स को हम देखेंगे, लेकिन पहले हम फोकस करेंगे जनवरी से अप्रैल तक की करंट अफेयर्स को। ठीक है। एक और बात, बेटा लोग रट्टाफिकेशन छोड़ दो, चीज़ों को समझना शुरू करो। ठीक है। तो बहुत सारी बातें हमने सुन ली, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली करंट अफेयर से, जो कि है हरित नगर निगम बॉन्ड, या इंग्लिश में कहें ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। तो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम जो है वो कौन सा है? वो है गाजियाबाद नगर निगम। पहली बात, बॉन्ड क्या होते हैं? देखिए, बॉन्ड एक तरीके का ऐसा समझौता पत्र होता है जिसे ज्यादातर सरकारें जारी करती हैं जब उसको फंड या फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है। ठीक है। तो वो क्या करता है, वो अपना एक प्रपत्र जारी करता है जिसको कंपनीज खरीदती है। तो जब भी कंपनीज खरीदेगी तो क्या होगा, वो पैसा चला जाएगा गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नगर निगम बॉन्ड बेच रही है, और इसको हरित नगर निगम बॉन्ड कहा जा रहा है। यानी जो भी पैसा कलेक्ट होगा वो किस नोबल कॉज में जाएगा? वो जाएगा आपके नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, स्वच्छ परिवहन की कंस्ट्रक्शन वगैरह में, ठीक है, टिकाऊ जल प्रबंधन में, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई जो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद नगर निगम है उसने आपका पहला हरित नगर निगम बॉन्ड जारी किया है। ठीक है। और गाजियाबाद को ही 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ नगर उपचारित जल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ठीक, अब हम देखते हैं अपनी दूसरी करंट अफेयर, जो कि है कान्हा गौशाला। कान्हा गौशाला नाम से लग रहा होगा कि कोई गौशाला से रिलेटेड न्यूज होगी है। तो भाई आगरा नगर निगम जो है उसमें कान्हा गौशाला में 2 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक है। और यह प्रदेश की पहली ऐसी गौशाला होगी जो बहुत बड़े पैमाने पर आपका अक्षय ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग करेगी। ठीक है। और इसमें भी हम क्या, हमने पहले भी देखा है, म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जो है वो इसमें भी जारी किया जाएगा, और उससे जो पैसा कलेक्ट होगा उसके ही थ्रू ये 2 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा। तो ये कहाँ पर है? आगरा के नगर निगम में। ठीक है, आगरा के नगर निगम में कान्हा गौशाला में ये हमारा प्लांट लगेगा। बात करते हैं बायोप्लास्टिक उत्पादन हेतु पेटेंट कराया गया। भाई पहली बात तो ये कि बायोप्लास्टिक होता क्या है। देखो भाई, प्लास्टिक जो है उसका डिग्रेडेशन, मतलब उसका अपघटन बहुत हजारों सालों के बाद भी नहीं होता है। बायोप्लास्टिक उसी क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है। इसमें क्या होगा, इसमें जो प्लास्टिक होगी वो ऐसे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से फॉर्म की जाएगी जो कि 1000 साल तो नहीं, लेकिन 40-50 साल तो लगेंगे उसको डिग्रेडेट होने में, अपघटित होने में। तो अगर स्टेटमेंट में ये आता है कि ये तुरंत अपघटित हो जाते हैं तो भी गलत है, और अगर कहा जाता है कि इनमें 1000-2000 साल लगते हैं अपघटन के लिए, तो भाई फायदा क्या फिर बायोप्लास्टिक बनाने का? समझ रहे हो ना? तो आपको ये चीज याद रखना है कि 40-50 वर्षों में ये अपने आप विघटित हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इससे संबंधित न्यूज क्या है? इससे संबंधित न्यूज ये है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय यानी BBAU लखनऊ के एक वैज्ञानिक ने इस बायोप्लास्टिक जो बनाने की तकनीक है जो उसको पेटेंट करा लिया है। ठीक है। और उन्होंने इसको बनाया कैसे है? गाय के गोबर से, और एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया का उपयोग करके उन्होंने इसको फॉर्म किया हुआ है। उन्होंने क्या बोला है कि इस बायोप्लास्टिक से बोतलें
पॉली बैग और अन्य उपयोगी सामान बनाए जा सकते हैं और यह प्लास्टिक पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट पर आधारित होंगे, PHB पर आधारित होंगे, जो कि प्राकृतिक रूप से विघटित होने वाले बायोप्लास्टिक है। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, और आपको याद रखना है कि गाय के गोबर और एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया से बायोप्लास्टिक फॉर्म होगा और ये किस पर बेस्ड होंगे? PHB पर बेस्ड होंगे। ठीक है, और 40-50 सालों में अपने आप विघटित हो जाएंगे। तो इसी में आगे हम देखते हैं कि भाई जो जैव प्लास्टिक का उत्पादन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाता है, एनवायरनमेंट का कार्बन डाइऑक्साइड भी अवशोषित हो जाता है, यानी बायोप्लास्टिक के भाई फायदे ही फायदे हैं। ठीक है, जो परंपरागत आपके प्लास्टिक होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? थैलेट्स पाए जाते हैं, जो कि आपका बायोप्लास्टिक में थैलेट्स एब्सेंट होता है। ठीक है, और थैलेट्स एब्सेंट होता है, यानी कि ये जो बायोप्लास्टिक है वो मानव स्वास्थ्य के लिए उतनी हानिकारक नहीं है जितनी की परंपरागत प्लास्टिकें होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रेशम सखी योजना। बच्चों, जब भी आप ऐसा कुछ नाम देखो ना, तो पहले आप नाम को ही तोड़ करके सोचने की, इमेजिन करने की कुछ कोशिश किया करो। अब यहाँ पे रेशम सखी की बात करी गई है, यानी जो गांव की औरतें हैं उनको ही घर पर रेशम कैसे बनाया जाए और उसका उत्पादन करके आय कैसे अर्जित की जाए, वो इस योजना के अंतर्गत सिखाया जाएगा। ठीक है, और ये योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और रेशम विभाग के संयुक्त प्रयासों से क्रियान्वित की जा रही है। इसमें क्या है? इसमें महिलाओं को रेशम कीट के पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि अपने घर ही में जो उनके सहतूत का पेड़ हो या जो भी हो उस पर ये कीट का पालन कर पाए और सहतूत रेशम और टसर रेशम का उत्पादन कर सके। एक बात आप याद रखिएगा, क्या यहाँ पर 5 प्रकार की रेशम जो है वो फेमस है भारत में। कौन कौन सी है? सहतूत रेशम, ओक टसर रेशम, उष्णकटिबंधीय टसर रेशम, मूंगा रेशम और एरी रेशम। तो ये 5 प्रकार की है, लेकिन इस योजना में सिर्फ 2 प्रकार का यूज हो रहा है, सहतूत रेशम और टसर रेशम। सहतूत रेशम को इंग्लिश में मलबरी सिल्क कहा जाता है और टसर को टसरी कहा जाता है। ये आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। भाई पहले चरण में क्या होगा? 15 जिलों की 7500 महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। अगर हम बात करें सहतूत रेशम का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाएगा, तो वो मैसूर, कर्नाटक के मैसूर में दिया जाएगा, और वहीं टसर रेशम का जो प्रशिक्षण है वो झारखंड के रांची में दिया जाएगा। और एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो इसमें रेशम के कीट होते हैं उनका साइंटिफिक नेम क्या है? तो उसका साइंटिफिक नेम है बॉम्बिक्स मोरी या बॉम्बिक्स मोराई। ठीक है, और इसको सेरीकल्चर किसको कहा जाता है? रेशम उत्पादन को इंग्लिश में सेरीकल्चर कहा जाता है, जो कि सेरीकल्चर को ही ध्यान में रख करके पाले जाते हैं। क्या? बॉम्बिक्स मोराई रेशम के कीड़े होते हैं जो। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। अब देखिए, अगर आप नाम को देखोगे और नाम को तोड़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्या आएगा कि भाई ये सूर्य घर योजना की बात कर रहा है, यानी कुछ सोलर पैनल से रिलेटेड होगा। इस योजना की स्टार्टिंग कभी होती है? 2024 में होती है, और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत होती है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा होती है। में होगा क्या? इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। प्रधानमंत्री नाम जुड़ा हुआ है, यानी कि ये एक केंद्रीय योजना है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, लक्ष्य ये है, ये 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी। ठीक, और जो छत पर सौर पैनल के साथ बिजली इकाइयां स्थापित करना चाहते हैं, मतलब जो भी आपके व्यक्ति हैं वो अगर बिजली चाहते हैं तो उनके ही घर पर सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिससे कि उनको मुफ्त बिजली दी जा सके। ठीक है, कार्यान्वयन एजेंसियां जो है वो 2 स्तरों पर क्रियान्वित होंगी। पहला है राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा है राज्य स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी NPIA ये आपका सेंटर लेवल पे हैंडल करेगी, और वहीं पे SIA जो है वो क्या करेगी? वो राज्य के स्तर पर इसको एग्जीक्यूट करेगी। और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो है 2 किलोवाट क्षमता तक के जो सौर सिस्टम के लिए सब्सिडी दी जाएगी वो होगी 60% की सब्सिडी। ठीक है, यानी 60% गवर्नमेंट पे करेगी, 40% कस्टमर को करना पड़ेगा।
और अगर 2 किलोवाट से 3 किलोवाट की क्षमता है तो सब्सिडी घट जाएगी, 40% की सब्सिडी आपको सरकार प्रोवाइड कराएगी। अब देखते हैं कि 15वीं हॉकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है 2025 उससे संबंधित क्या न्यूज़ है। तो पंजाब ने मध्य प्रदेश को हरा करके भाई 15वीं हॉकी सीनियर आपका जो पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है वो जीत लिया। तो भाई इसमें उत्तर प्रदेश का क्या लेना देना? उत्तर प्रदेश का ये लेना देना है कि फर्स्ट तो आ गया पंजाब और सेकंड आ गया मध्य प्रदेश। थर्ड रैंक उत्तर प्रदेश ने गेन करी है, ऑब्टेन करी है। इस वजह से ये करंट अफेयर्स आपको इम्पोर्टेंट हो गई, वो भी हॉकी से संबंधित है, तो ये आपका और भी इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ जाती है कि उत्तर प्रदेश ने तीसरी रैंक हासिल करी है, इसको हरा करके, मणिपुर को हरा करके। ये आपका 4 से 15 अप्रैल तक का ये चैंपियनशिप खेला गया है। और ये खेला कहाँ गया है ये इम्पोर्टेंट है, वो है उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में। वहां पर इस खेल का आयोजन किया गया है। आप सभी बच्चे बहुत होशियार हो, आप जानते हो जो मेजर ध्यानचंद हैं वो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, ठीक। और इन्होंने 3 बार भारत को गोल्ड दिलवाया है हॉकी में, ओलंपिक में जब भी ये आपका खेलने गए थे। कौन कौन से ईयर में कराया था? 1928 यानी साइमन कमीशन के बाद, 1932, 1936, इन 3 सालों में जो ओलंपिक खेले गए उसमें मेजर ध्यानचंद ने भारत को गोल्ड हासिल करवाया, बहुत बड़ी बात है। और हॉकी ट्विंस के नाम से फेमस व्यक्ति जो हैं वो हैं मेजर ध्यानचंद और उनके ही भाई रूप सिंह के। मेजर ध्यानचंद हैं, इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है एग्री वोल्टेइक परियोजना। तो एग्री वोल्टेइक परियोजना की बात करें, एग्री मतलब क्या हुआ? एग्री मतलब कुछ कृषि से संबंधित है। और वोल्टेइक भाई अब वहां पर बिजली कैसे मिलेगी? तो कृषि पे बिजली ज्यादातर ट्रेंडिंग में क्या है, वो है सौर ऊर्जा। तो ये पक्का कुछ सौर ऊर्जा से ही रिलेटेड न्यूज होगी। तो भाई एग्री वोल्टेइक परियोजना को सौर कृषि परियोजना भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने एग्री वोल्टेइक परियोजना को अपनाया है। सकते हो वोल्टेइक सिस्टम, ये फिगर में देखना है। फिगर में आप देख सकते हो कि जो आपकी सन है, जो सूरज है, वो क्या कर रहा है, वो सोलर प्लेट्स पर जब भी पड़ता है, सोलर पैनल पे पड़ता है तो उससे वोल्टेज डेवलप होता है, ठीक। तो ये तो आपका जो परंपरागत आपके सोलर सिस्टम है वो हुआ। दूसरा एग्रीकल्चरल सिस्टम है। एग्रीकल्चरल सिस्टम में क्या है कि सन जो है वो पौधों को रोशनी देता है और उस प्रकाश की उपस्थिति में वो भोजन बनाता है। तो ये दोनों प्रोसेस को मिला दिया गया है। वो प्रोसेस को क्या भाई बहुत ही बहुत क्लिष्ट नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की कोई समझ में नहीं आएगा, बड़ा इजी सा है। क्या इजी सा है? जहां पर भी फसलें हैं उसके ऊपर पैनल आपके इंस्टॉल किए जाएंगे, पैनल लगाए जाएंगे और फिर क्या होगा, उससे जो बिजली बनेगी उसका इस्तेमाल किसान अपने खेती में, किसानी में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तकनीक है जो किसानों को अपनी फसल उगाते समय बिजली का उत्पादन करने की भी अनुमति देते हैं। मतलब कि फसल तो उगी रही है, साथ ही साथ बिजली भी बना रहे हैं वो लोग। तो उत्तर प्रदेश एडीबी से इस प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला देश का पहला ऐसा राज्य बन गया। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो हेल्प मिली है इस परियोजना के लिए, ऐसा उत्तर प्रदेश पहला अपने में राज्य बन गया है। भाई अब थोड़ा सा एडीबी के बारे में भी जान लेते हैं कि ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी, 1966 में की गई थी, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो है फिलीपींस के मनीला में। वर्तमान में इसमें 68 सदस्य हैं, 68 मेंबर हैं आज की डेट में, ठीक। और तो क्वेश्चन बनता है क्या भारत भी उसका सदस्य? भैया भारत सदस्य ही नहीं, भारत इसका फाउंडिंग फादर है, ठीक है, संस्थापक सदस्य है। और बैंक का चौथा सबसे बड़ा जो शेयर धारक है वो भारत है। भाई ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन। तो आप ये देख रहे हो भाई, इस फिगर में आप देख सकते हो कि सौर ऊर्जा उत्पादन इंक्रीज हुआ है। तो जब भी पेपर में आएगा कि इंक्रीज हुआ है यानी वृद्धि हुई है कि घाटा हुआ है, तो आप खट्ट से आंसर लगाना भैया वृद्धि हुई है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि पिछले 8 वर्षों में राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन 10 गुना बढ़ गया है, ठीक।
भाई कभी कभी ये डेटा टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा कि 10 टाइम इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो वर्ष 2017 में राज्य में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता जो थी वो थी 288 मेगावाट। ठीक, और 2025 में ये हो जाने की उम्मीद है 2653 मेगावाट। आप देखिए कितना बढ़ गया। ठीक है, तो ये 10 गुना लगभग आपका पावर बढ़ा दी गई है। ठीक है, और अगर रूफ टॉप की बात करी जाए, रूफ टॉप क्या होता है? रूफ मतलब होता है छत, और टॉप मतलब उसके ऊपर। तो यानी छत के ऊपर जो सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाते हैं, ये इस कंडीशन में जो आपका उत्तर प्रदेश है वो है 3rd रैंकिंग में। जो 1st रैंकिंग में है, यानी सबसे ज्यादा सोलर रूफटॉप आपको कहाँ पे मिलेंगे? गुजरात में मिलेंगे, फिर मिलेंगे महाराष्ट्र में, और इसके बाद आती है बारी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और इसी के साथ ही जब हम सोलर पैनल प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी जान लें कि प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है, फ्लोटिंग मतलब तैरने वाला सोलर प्लांट, वो औरैया के डिबियापुर में स्थापित किया गया। भाई कानपुर वालों जानते हो ना, औरैया बगल में है। वहां के डिबियापुर में प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी तैरने वाला सोलर प्लांट, आप देख सकते हो ये फिगर मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, इसमें देख सकते हो कैसे फ्लोट कर रहा है, कैसे तैर रहा है, और ये औरैया के डिबियापुर में। ललितपुर में 1 गीगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। तो ये दोनों ही नाम याद रखिएगा, एक औरैया का डिबियापुर, दूसरा ललितपुर। तो नेक्स्ट है टेक कृति 2025, और ये इंग्लिश और हिंदी नाम का फ्यूजन है। टेक्नोलॉजी वर्ड से लिया गया है, कृति हिंदी वर्ड से लिया गया है। कृति का मतलब क्रिएशन, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे कुछ क्रिएशन किया जा रहा है। ठीक है, और इसको आयोजन किसने किया था? इसका कानपुर का IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, और इसका आयोजन 1995 से हो रहा है। भाई अभी उत्तर प्रदेश के कानपुर में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेज प्रौद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव का आयोजन किया गया था। आपको ये याद रखना, और इसकी थीम थी पंता रेई। पंता रेई का मतलब है सब कुछ प्रवाहित होता है। ठीक है, मतलब हर चीज गतिमान है। ठीक है, और जिन्होंने IAS का एग्जाम दिया होगा उनको मालूम होगा कि इस बार जो क्वेश्चन आया था वो इससे संबंधित आया था। अब जब भी ये टेक कृति 2025 है जिसमें पंता रेई जिसकी विषय थीम है, उसमें जो फोकस मेन था वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बौद्धिकता। यहाँ पर हम ये चीज देख लेंगे, क्या देखेंगे भाई? ये वैन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देख रहे हो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM से क्या बन रहा है? जनरेटिव AI। ठीक है, अब जनरेटिव AI किसका पार्ट है? डीप लर्निंग का। डीप लर्निंग से क्या डेवलप हुआ? न्यूरल नेटवर्क्स हुआ। न्यूरल नेटवर्क्स क्या है भाई? देखिए, आपके दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये तंत्रिका तंत्र क्या काम करते हैं? सिग्नल्स को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। ठीक, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर करना है तो ये न्यूरॉन्स को सिग्नल देने की टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क्स जब डेवलप हो जाएंगे तो मशीन लर्निंग आएगी, और मशीन लर्निंग जब होगी उसके बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, मशीन लर्निंग, जनरेटिव AI, LLM ये सब आते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि न्यूरल नेटवर्क्स या डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही उप सदस्य हैं, तो आप उसको सही टिक करके आओगे। नेक्स्ट आपका है अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रस सांप। भाई जब भी शिफ्टिंग हो रही थी गैंडों की, कहाँ पर? दुधवा टाइगर रिजर्व से शिफ्टिंग करी जा रही थी, उस टाइम पर एक दुर्लभ सांप देखा गया जिसका नाम है अहेतुल्ला लॉन्गी रोस्ट्रस, यानी लंबी तूतन वाला बेल सांप। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इसका मुंह छिपकली जैसा दिख रहा है ना। ठीक है, जनरली ऐसा मुंह नहीं होता है, इतना नुकीला नहीं होता है। और अब बात करते हैं भाई जहरीला होता है कि नहीं होता है। देखो जहरीला बहुत कम होता है, तो तुम लोगों को खतरा तो नहीं है। क्वेश्चन पेपर में अगर आए तो इसको लगा देना कि भाई इसको इंसानों को इससे कोई खतरा नहीं है। ठीक है, और
तराई आर्क लैंडस्केप यानी TAL में 3 महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है भाई? और अहेतुल्ला लॉन्गोरोस्ट्रस पढ़ते-पढ़ते हमें ये TAL का ज़िक्र हमने क्यों करा? क्योंकि यहाँ पर ज़िक्र आया है उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिज़र्व का, ठीक है? और अगर दुधवा टाइगर रिज़र्व का आया है तो उसमें हम TAL को भी कवर कर लेते हैं, तराई आर्क लैंडस्केप। और इसमें आपके 3 महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र कौन-कौन से हैं? पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और तीसरा है कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य। एक बात याद रखिएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था और आपका कतरनिया जो वन्यजीव अभयारण्य है उसको 2000 में इसमें शामिल किया गया। तो नेक्स्ट आता है भारत नेपाल साहित्य महोत्सव और सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये कहाँ पर हुआ? तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन यानी बांके बिहारी की नगरी वृंदावन, वहां पर इसका आयोजन हुआ 3 दिवस के लिए। और अगर हम बात करें भाई नेपाल की और उत्तर प्रदेश की तो एक सवाल उठता है कि नेपाल को भारत के किन किन राज्यों ने सीमाबद्ध किया हुआ है? तो वो आपका उत्तराखंड आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद बिहार, उसके बाद आप देख सकते हो ये सिक्किम और ये बांग्लादेश। भैया भूटान मत लेकर के आना, भूटान कंट्री है और वो भी हमारे देश का पार्ट नहीं है। तो आपको इन स्टेट्स का नाम लिखना होगा जब ये पूछा जाए कि नेपाल को भारत के किन किन राज्यों ने घेरा हुआ है तो या सीमाबद्ध किया हुआ है। तो भाई क्या है आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म चाहिए तो वो क्या है? वो है आपका SUBBU, सुब्बू, ठीक। S फॉर सिक्किम, U उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश और ये वाला भी U आपका उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, B फॉर बिहार और इस B का मतलब आप वेस्ट बंगाल समझ लेना। तो भाई बटालियन स्तरीय संयुक्त सेना अभ्यास एक होती है भारत और नेपाल के बीच में जिसको हम सूर्य किरण के नाम से जानते हैं और भारत और इंडिया में रोटेशन के आधार पर ये होते रहते हैं। भारत ने काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी, बोधगया और जनकपुर अयोध्या को जोड़ने के लिए 3 सिस्टर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपको याद रखना है कि काठमांडू को कैसे डेवलप किया जाएगा? बनारस के तौर तरीकों पर डेवलप किया जाएगा। लुम्बिनी को बोधगया के बेस पर डेवलप किया जाएगा, ठीक है, और बोधगया को भी लुम्बिनी के अकॉर्डिंग डेवलप किया जाएगा। जनकपुर और अयोध्या को क्या किया जाएगा? एक दूसरे के अकॉर्डिंग डेवलप किया जाएगा। तो इसी को ही 3 सिस्टर सिटी समझौता कहा गया है, ठीक। नेक्स्ट आता है भाई राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप। बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगा भैया हैंडबॉल क्या होता है। उनको लग रहा होगा हैंडबॉल मतलब कुछ बॉल सा होगा, लड़कियां उठाती होंगी और उसको फेंक देती होंगी। तो नहीं बेटा, लोग अपनी जीके को बढ़ा लो, अपनी जीएस को बढ़ा लो। और ये देखो मैंने फोटो लगा रखी है और इस फोटो में देख सकते हो आपकी हैंडबॉल क्या होता है। आप सभी कभी ना कभी टीवी पर ये चीज तो जरूर गलती से देख लिए होंगे। तो ये चीज आप देख सकते हो भाई कैसे लड़कियां एक बॉल को फेंक रही हैं और वो एक गोल में जा रहा है। तो ये 47वीं राष्ट्रीय जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई है और उत्तर प्रदेश ने भाई पहली बार ये कारनामा कर दिखाया है कि उसने इस चैंपियनशिप को जीत लिया है और फाइनल में उसने हराया किसको है? हिमाचल प्रदेश को हरा दिया है, ठीक है। अब सवाल उठता है भैया कहाँ पर ये हो रहा था आयोजन? तो वो लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा था और पहले इसको आउटडोर गेम में रखा जाता था लेकिन अब ये इंडोर खेल की श्रेणी में रखा जाता है जिसमें 2 टीमें शामिल होती है। आप देख सकते हो ना इस जिफ फाइल में भी देख सकते हो, ये वीडियो जो दिखाई पड़ रहा है आपको कि 2 टीमें इसमें शामिल हैं और प्रत्येक में 7-7 आपके खिलाड़ी होते हैं। और हैंडबॉल की उत्पत्ति की बात करें तो भाई ये आपका स्कैंडिनेविया और जर्मनी में डेवलप हुआ था, ठीक है। अब क्या हो गया भाई? नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि बलिया में कच्चे तेल की खोज, पैसा ही पैसा अब होगा, ठीक है। और ये काम किसने किया है? ये काम कर दिखाया है ONGC ने। ONGC जो कि एक महारत्न सार्वजनिक उपक्रम है, PSU है भाई, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। तो इसने क्या काम करा हुआ है? इसने काम ये किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के गंगा बेसिन में स्थित बलिया जिले
कि सागरपाली गांव में 3000 मीटर की गहराई पर कच्चे तेल के विशाल भंडार की खोज की गई है। ये तेल भंडार बलिया के सागरपाली से लेकर प्रयागराज के फाफा मऊ तक 300 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मैंने बोला था ना, पैसा ही पैसा। तो अब क्या होगा भाई, जो डिपेंडेंसी है हमारी अरब के साथ में आपका यूएई के साथ में, जो भी हमारी डिपेंडेंसी है तेल को लेकर के, वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि अब हमारे घर में ही मिल रहा है भाई तेल। ठीक, तो प्रमुख कच्चा उत्पादन करने वाले जो भारत के स्टेट्स हैं वो कौन से हैं? अभी नंबर 1 पे है राजस्थान, और सेकंड नंबर पे है गुजरात, थर्ड पे है आसाम, और फोर्थ पर है तमिलनाडु। फिर फर्स्ट देखो ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर है आंध्र प्रदेश, और सिक्स पर है अरुणाचल प्रदेश। भाई बलिया किस नंबर पे आता है? ठीक, तो अब बात हो जाती है कुछ ओएनजीसी के बारे में, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के बारे में। तो भाई मैंने पहले ही बोला था कि ये भारत सरकार के द्वारा एक महारत्न सार्वजनिक उपक्रम है, पीएसयू है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आता है। भारत की सबसे बड़ी कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन करने वाली कंपनी है ये, और जो घरेलू उत्पादन में लगभग 70% का योगदान देती है। भाई 70% का जो आपका ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम कर रही है वो क्या कर रही है? ओएनजीसी कर रही है। नेक्स्ट को आपकी करंट अफेयर्स है, मथुरा हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना। भाई ये कॉरिडोर परियोजना आपने देखा होगा, ऐसे ही अयोध्या में डेवलप हुआ है और बनारस में डेवलप हुआ है। उसी तरीके से बांके बिहारी मंदिर में भी आपको क्या मिलेगा? एक कॉरिडोर प्रोजेक्ट मिलेगा। तो अयोध्या और काशी के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है। बांके बिहारी मंदिर को यमुना एक्सप्रेस वे से जोड़ा है इन्होंने, और उसके लिए 6 किलोमीटर लंबा मिनी लिंक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। मथुरा का सबसे पुराना उल्लेख अगर कहीं पे मिलता है तो वो रामायण महाकाव्य में मिलता है भाई। इसमें मथुरा को क्या कहा गया है? मधुपुर कहा गया है। बच्चों लोग सो मत, ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या कहा गया है? मथुरा को मधुपुर कहा गया है, और इसे मधु दानव की नगरी भी बताया गया है, और इसे लवणासुर की राजधानी बताया गया है। क्या बात है भाई! लवण का मतलब जानते हो क्या होता है? लवण का मतलब होता है नमक, और मधु यानी शहद। आप देख रहे हो ना, ये नमकीन और मीठे का क्या ही संयोग है। आगे बढ़ते हैं, और वो क्या है भाई कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा, जो 16 महाजनपद था ना, 16 महाजनपद, उनमें सूरसेन की राजधानी हुआ करती थी मथुरा। ठीक, मेगास्थनीज ने 3री शताब्दी, मेगास्थनीज भाई कब किसके समकालीन था? तो मेगास्थनीज आपका समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य के। ये बात चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की हो रही है कि मेगास्थनीज ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा को मैथोरा कहा था। ठीक है, याद रखिएगा, पेपर में पूछ लिया जाता है। ये पूछा गया था कि भाई ह्वेनसांग ने अपने ग्रंथ में भारत को किस नाम से संबोधित किया है। ठीक है, और फाहियान ने भी किस नाम से संबोधित। तो भारत के नाम पूछे जाते तो आप ये भी आप सोच के माइंड मेकअप करके चलिए कि मथुरा का भी नाम पूछा जा सकता है। और मथुरा और एक चीज़ से बहुत इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है कि कुषाणों की जो राजधानी थी, यानी कनिष्क ने जो कैपिटल बनाया था, वो बनाया था आप गांधार को, और दूसरा था मथुरा को कैपिटल बनाया था, और यहीं पे ही आपकी कला शैली डेवलप हुई थी। बौद्ध कला शैली का जन्म हुआ था यहीं पर ही। तो मथुरा आपका स्कूल ऑफ आर्ट और गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये आपको कनिष्क के टाइम पर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। हाँ हाँ बच्चों, जानता हूँ आप लोग बहुत तेज हो। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट भी है और सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट भी है। बात यहाँ पे मथुरा की हो रही, तो मैं मथुरा के विषय में आपको बता रहा हूँ भाई। ठीक, तो अब इतना सब कुछ कर लिया है तो थोड़ा सा अब ये भी जान लेते हैं कि मथुरा को चारों तरफ से किन डिस्ट्रिक्ट ने घेर रखा है। तो भाई अलीगढ़, हाथरस, आगरा, राजस्थान और हरियाणा। HAR और H, तो भैया बना लेना कुछ। आगे देखते हैं कि जो इंडियन ऑयल की 6ठी रिफाइनरी है, 6th रिफाइनरी इंडियन ऑयल की, वो 1982 में यहीं पर एस्टैब्लिश की गई। जो भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की जब मांग बढ़ने लगी तो 6th रिफाइनरी एस्टैब्लिश यहीं करी गई, उसकी स्थापना यहीं करी गई। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान आपको मथुरा के मखदूम में मिलेगा। ठीक है, और एक जिला एक उत्पाद के तहत यहाँ पर सैनिटरी फिटिंग बनाई जाती है। और अब बात करते हैं जो ये हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना
डेवलप करी जा रही है, ये क्या सिर्फ काशी, बनारस, सॉरी, ये क्या सिर्फ काशी, अयोध्या, मथुरा तक ही सीमित है? तो नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में से आपका फैला हुआ है। तो उसी में ही हम देख लेते हैं भाई, कौन-कौन सा। एक तो आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख लिया। दूसरा, आप अगर आसाम में देखोगे तो माँ कामाख्या दिव्य परियोजना। उसके बाद आप एमपी में देखोगे तो आपको हनुमान लोक कॉरिडोर मिलेगा, और एमपी में ही आपका क्या मिलेगा, राम राजा लोक ओरछा। और एमपी में ही आपको और क्या मिल रहा है भाई, महाकाल लोक कॉरिडोर। ठीक, उड़ीसा की अगर हम बात करें तो सी जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर मिलेगा, और आपका यूपी में बांके बिहारी कॉरिडोर या मथुरा वृंदावन कॉरिडोर। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। तो ये इंडिया के मेजर पिलग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं इथेनॉल उत्पादन में प्रथम राज्य। तो इथेनॉल उत्पादन में जो प्रथम राज्य, ऑब्वियस सी बात है, यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो कौन है, उत्तर प्रदेश अव्वल आएगा भाई। ठीक, तो आपने पहले देखा था कहाँ पर, जो सोलर एनर्जी डेवलपमेंट था उसमें उत्तर प्रदेश ने 10 गुना ज्यादा प्रोडक्शन किया। अब बात इथेनॉल की करें तो यहाँ पे भी ये क्या है, ये प्रथम राज्य है आपका, जो कि इथेनॉल का उत्पादन मैक्सिमम लेवल पे कर रहा है भाई। गोंडा जिले में एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। कहाँ पर, गोंडा जिले में, याद रखिएगा। और गोरखपुर के पिपराइच चीनी मिल में भी इथेनॉल उत्पादन प्लांट स्थापित किया गया है। तो गोंडा जिला और गोरखपुर दोनों ही जी हैं, ठीक है, जिन्होंने इथेनॉल का उत्पादन स्टार्ट किया है। तो राज्य सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने के लिए एक सुनियोजित जैव ईंधन नीति 2022 को तैयार किया था। इसके तहत क्या करा गया था कि जो पेट्रोल है उसमें हम कुछ मिक्सिंग करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे, और वो ब्लेंडिंग किसकी होगी, इथेनॉल की होगी। ऑब्वियस सी बात है, यानी इथेनॉल ज्वलनशील होगा। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा। और इसका उत्पादन कैसे किया जाएगा भाई, जो गन्ना वगैरह है आपका, जो क्रॉप है, उसको क्या किया जाएगा, फर्मेंटेट किया जाएगा, उसको प्योरीफाई किया जाएगा, उससे इथेनॉल बनेगा, और उसकी ब्लेंडिंग कर दी जाएगी। देखो, ये पेट्रोल है और ये आपका इथेनॉल है, दोनों को मिला करके ब्लेंड करके कहाँ भेज दिया जाएगा, फ्यूल स्टेशन पे भेज दिया जाएगा। भाई इथेनॉल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि इसको एथिल अल्कोहल कहा जाता है, और एक जैव ईंधन है जो गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं और बायोमास जैसे विभिन्न स्रोतों से उत्पादन होता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं और बायोमास जैसे विभिन्न स्रोतों से उत्पादित होता है। गुड़ चीनी निर्माण का एक उप उत्पाद है जो आमतौर पर इथेनॉल या निर्जल अल्कोहल या और रेक्टिफाइड स्पिरिट के उत्पादन का मुख्य स्रोत है। यानी गुड़ चीनी जब ये निर्मित की जाती है तो उसमें जो बाई प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट के अलावा जो बाई प्रोडक्ट बनता है, उसमें आमतौर पर आपका ये निर्जल अल्कोहल यानी इथेनॉल बनता है। तो इथेनॉल 99.9% शुद्ध अल्कोहल है जिसे पेट्रोल के साथ में मिक्स किया जा सकता है, और ये एक ज्वलनशील पदार्थ है भाई, तभी तो पेट्रोल के साथ मिक्स कर रहे हो, पानी थोड़ी मिक्स कर दोगे। और इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जो कि मादक पदार्थों में पाया जाता है, और तो और फार्मास्यूटिकल, जैसे आप देखते हो ना कफ सिरप वगैरह, उनमें भी यूज करा जा रहा है, इत्र में यूज किया जाता है, और अन्य उत्पादों के निर्माण में विलायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। आज बात करते हैं सारनाथ मूर्तिकला की। भाई अभी हमने बोला था ना कि कुषाण के टाइम, कनिष्क के टाइम पर आपके 4 स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप होते हैं, जो कि गांधार, मथुरा, सारनाथ और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का डेवलपमेंट है। ये न्यूज में आया क्यों भाई, सारनाथ मूर्तिकला? क्योंकि जब भी आपके प्रधानमंत्री गए हैं थे थाईलैंड के यात्रा पर, तो वहां के राजा महावजीरा लोंगकॉर्न, भाई नाम याद रखिएगा, महावजीरा लोंगकॉर्न को सारनाथ शैली में बनी जो ध्यान मुद्रा में बुद्ध की पीतल की मूर्ति, भैया पूरा चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पीतल की मूर्ति थी, ध्यान मुद्रा की थी। वैसे जो देख रहे हो आप फिगर में, वो में स्पर्श मुद्रा है जो कि ध्यान मुद्रा ही है। ठीक, और ये सारनाथ शैली में बनी थी, और प्रधानमंत्री ने, जो अपने प्रधानमंत्री, उन्होंने थाईलैंड के राजा महावजीरा लोंगकॉर्न को गिफ्ट किया। केवल उनको ही नहीं गिफ्ट करा, उनकी वाइफ को भी गिफ्ट करा, और ये शॉल देख सकते हो आप, ठीक है, ब्रोकेड आपकी बनारसी शॉल है। ठीक, इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे भाई बुद्धिज्म, बुद्ध के बारे में। तो सारनाथ कला शैली का उद्भव कुषाण काल में हुआ, मैं पहले बता चुका यार तुम लोगों को। गुप्त काल में यह कला अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुकी थी। ठीक है, यह शैली सारनाथ में विकसित हुई जहां बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था, यानी फर्स्ट सरमन दिया था, पहला उपदेश दिया था। तो आप लोगों को मालूम होगा
कि इनके जीवन से जुड़ी 4 घटनाएँ। पहली घटना थी महाभिनिष्क्रमण, जिसमें ये घर को त्याग देते हैं। गृह त्याग करने के बाद इनको क्या होता है भाई, इनको निर्वाण की प्राप्ति या संबोधि जिसको कहेंगे, यानी बोध की प्राप्ति होती है। बाद फिर क्या होता है, धम्मचक्र प्रवर्तन होता है, यानी धर्मचक्र प्रवर्तन होता है, जिसमें ये पहला उपदेश देते हैं। और जो लास्ट इनका इंसिडेंट है वो है महापरिनिर्वाण। देखो, मैंने पहले सेकंड जो इंसिडेंट बोला था उसमें निर्वाण बोला था, और फोर्थ में मैं महापरिनिर्वाण बोल रहा हूँ। दोनों में अंतर है, याद रखना, कोई मिस्टेक से नहीं बोल रहा हूँ। निर्वाण का मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो भी एक प्रकार का मोक्ष है। लेकिन जो महामोक्ष है वो प्राप्त होता है आपके फोर्थ इंसिडेंट में, महापरिनिर्वाण के टाइम पर। कि बुद्ध के बारे में थोड़ी बहुत बातें पढ़ लीजिएगा। माता कौन थी, पिता कौन थे, पुत्र का नाम क्या और वाइफ का नाम क्या था, इनका जो साथी था उसका क्या नाम था, चन्ना, ठीक है, घोड़े का नाम क्या था, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा तो बेटर होगा आपके लिए भाई। ज्ञान कभी नुकसान नहीं करता है। तो ब्रोकेट बनारसी रेशम की अगर हम बात करें तो भाई अपने प्रधानमंत्री ने सिर्फ वहाँ के राजा के ही विषय में नहीं सोचा, वहाँ की रानी को भी गिफ्ट किया है। और वो क्या है, ब्रोकेट बनारसी रेशम। ये एक कच्चे रेशम की एक किस्म होती है, जिसमें ब्रोकेट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो मुख्य किस्में होती है रेशम की, वो होती है तंदूरी, बनका और मुक्ता। भैया इस लाइन को डालने का मेरा मकसद यही था कि आधे से ज्यादा लोग तंदूरी का नाम देख करके सिर्फ चिकन के विषय में सोच सकते हैं। तो भैया चिकन नहीं है ये, पर एक पेपर सेटर कोई गलती से नहीं वहां पे तंदूरी लिख के आ रहा है, वो जानता है कि तुम कंफ्यूज हो गए यार। तंदूरी, बनका और मुक्ता है, दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू द सिल्क। ठीक, कच्चे रेशम से रिलेटेड ये आपके टर्म्स हैं। जरी का नाम आपने सुना होगा ना, कि आइए आइए मैडम जी इस पे जरी का काम। तो जरी का काम होता क्या है वो जान लीजिए भाई। इसमें जरी सोने और चांदी का धागा होता है, जिसका इस्तेमाल भारतीय ब्रॉकेट में किया जाता है। ठीक है, 2 तरीके के होते हैं, बादला और कलाबत्तू होते हैं। बादला में चिपटे तार का यूज किया जाता है, वही कलाबत्तू में आपका क्या होता है, पतला चांदी सोने का तार होता है। ठीक है, जिसको एक अलग रेशम के धागे में लपेट करके गोल गोल बनाया जाता है। ठीक, और सबसे प्रसिद्ध ब्रोकेट जो कपड़ा था वो था कम ख्वाब और किंग ख्वाब। तो बच्चा लोग, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इसलिए अपने इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक अपने अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और आपसे एक बात कहनी थी कि यार अपने जीवन में कुछ पुण्य वन्य करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हो तो यार कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है यार, इतने अच्छे वीडियो बना के ला रहा हूँ मैं, कुछ तो मोटिवेट करो ताकि अगला वीडियो और भी धमाके और धुआंधार में बना पाऊँ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो यार, पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। थैंक यू।